नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और एक नया फंड और एक नए फंड के कर्ता धर्ता से आज हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये एक एनएफओ है, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक एनएफओ आया है जिसपे पैसे लगाने का मौका है। तो नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां हो सकती हैं उनमें निवेश ये फंड करेगा। एक सेक्टोरल फंड है नो डाउट इसमें, लेकिन जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज इसमें बन रही है इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको अगर आप लेना चाहते हैं, उसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर जी साथ में स्टूडियो में। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो फंड में मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि मार्केट एकदम हाइस पे चल रहा है ना, सब तरफ हरियाली है, यूएस से भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। ऐसे में आप एक फंड लेके आए हैं, तो क्या अप्रोच है इस समय मार्केट पे आपका? तो नीरज जी, मार्केट का इंडेक्स लेवल हाई पे चल रहा है, वैल्यूएशन अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं है। राइट। तो हमें लगता है कि आपको वैल्यूएशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके निवेशक जो समझते होंगे कि वैल्यूएशन चाहे आप प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखें, वो एक्चुअली उतने हाई लेवल पे नहीं थे जो 1.5-2 साल पहले हुआ करता था। राइट। तो हमारे जैसे काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स आपको बताएंगे और आपके निवेशकों को बताएंगे कि वैल्यूएशन अभी भी मॉडरेट लेवल पे है। सस्ता नहीं बोल सकते आप, बट बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए वैल्यूएशंस को ध्यान रखते हुए हमें ये देखना है कि इस वैल्यूएशंस पे हमें ये वाला, चाहे वो कि स्टॉक हो या कोई फंड हो, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए कि नहीं। तो इन अ नटशेल इंडेक्स लेवल जो भी हो, वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए और वैल्यूएशंस ठीक ही लगते हैं। बिल्कुल। इंडेक्स में देखिए कि 45,000 का बैंक निफ्टी हो गया है और 19,500 की निफ्टी, एक्चुअली उसकी वैल्यूएशन देखनी चाहिए। और उसके अंदर भी जाके देखेंगे तो अभी बहुत सारे स्टॉक्स आपको अंडर वैल्यूड मिलेंगे या बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो फिर पी क्यों देखना? अगर आपको लग रहा है कि 5 साल में स्टॉक 3 गुना हो जाएगा तो फिर पी देख के करेंगे क्या? 50 से ऊपर भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये इंटरेस्टिंग बात हुई। अच्छा, इससे पहले कि मैं फंड पे आ जाऊँ, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर कह लें या कोई ऐसी चीज जिस पर आपकी नजर अभी है जो आपको लगता है ग्रेट सिग्नल हो सकता है मार्केट के लिए? तो रिस्क मार्केट में होता ही है, स्वाभाविक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। कई सारे रिस्क हमेशा ही रहते हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी सबसे बड़ा रिस्क होता है इन जनरल। इंडिया का मैक्रो का सिचुएशन काफ़ी अच्छा होने के बावजूद ग्लोबल मैक्रो आई थिंक उसे ध्यान रखना ज़रूरी है। डेवलप्ड वर्ल्ड, यूएस एक्सेट्रा में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं इस कारण, और रिसेशन की कहीं कहीं पे संभावना है। अब रिसेशन की वजह से और उसका फॉल आउट क्या होता है, इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो एक रिस्क है। बाकी मार्केट में जो रिस्क होते हैं, जो चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो अगर जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में क्रेडिट साइकिल है या इंटरेस्ट रेट साइकिल है, वो रिस्क तो हैं। इंडियन मार्केट ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो गया? जब उधर रेट बढ़ रहे थे तब भी हम गिर नहीं रहे थे। हमने अपने आप को, मतलब डिकपल कहना तो ठीक शब्द नहीं होगा, हमने अपनी एक अलग धारा बना ली कि हमारे मार्केट में हमारे आरबीआई ने पहले ही पॉज कर दिया, उन्होंने नहीं बढ़ाया, बाद में उन्होंने किया। हमारे यहाँ पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, उनके यहाँ अब आ रहा है। तो माहौल तो ज़्यादातर अच्छा लग रहा है और भारतीय बाजार शायद उसी को कैप्चर और गेज करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं आपके फंड पे, जिसका नाम है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्या रीज़न? तो ये फंड एक सेक्टरल फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, इसलिए इसका नाम है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, आप सब निवेशकों को पता होगा कि जो अपना मार्केट है उसमें इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट सेक्टर्स एज अ सिंगल सेक्टर टुडे। एंड क्लियरली अगर आप 8-10 साल या 15 साल पहले का फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट देखें तो वो बैंक्स डोमिनेट करते थे। लेकिन आज अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें लिस्टेड स्पेस में, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं या कोई भी लिस्टेड मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास हैं, तो बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कंपनीज़ हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं, वेल्थ मैनेजमेंट हैं, क्रेडिट रेटिंग है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, ये सब कंपनीज़ हैं। इंश्योरेंस है, जनरल भी है, लाइफ भी है, और भी आ रहे हैं। एनबीएफसीज तो हैं।
और फिनटेक भी एक इस मार्केट का पार्ट हो गया है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अब टेक्नोलॉजी कंपनीज भी काफ़ी आ रही हैं। तो इसलिए ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज अब ये बैंकिंग डोमिनेंट उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना अब ये वाइड स्प्रेड हो गया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस टू हैव अ ब्रॉड बेस्ड फंड। ओके, तो नाम इसका बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज है और एक बहुत बड़ा सेगमेंट, अब दोनों इंडेक्स में बहुत बड़ा वेटेज भी है इन्हीं कंपनियों का, और यहाँ पे नहीं ग्लोबली भी आप देखें तो डोमिनेट यही लोग करते हैं। ये क्यों आपको लग रहा है कि इस समय बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड में या बंधन फाइनेंशियल जो एक बड़े ऑरा को सेगमेंट करेगा वो इस समय आना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटीज इस सेगमेंट में बन रही हैं? सो एक तो हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि जो ग्रोथ हुई है अभी इंडिया में, जीडीपी ग्रोथ जो हुई है, उसमें अब सर्विसेज सेक्टर इज नाउ द डोमिनेंट सेक्टर। राइट, 56% सर्विसेज सेक्टर ही है इकोनॉमी की, एंड उस 56-57% में 1/3 एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज। इट्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ये जो लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, जब से इसका जो इंडेक्स बना है, अगर आप ये प्रॉक्सी या सरोगेट के हिसाब से आप चलें तो 2005 से लेकर 2023 तक अभी अगर जो इंडेक्स देखें तो इसका रिटर्न ऑलरेडी जो ब्रॉड मार्केट है निफ्टी 500 अगर आप लें उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो अगर ब्रॉड मार्केट का रिटर्न 13.7% था तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स उसका 17.3% है, मतलब इट इज आउट परफॉर्म द ब्रॉड मार्केट, दैट इज पॉइंट 1। तो लॉन्ग टर्म पे इट इज आउट परफॉर्म द मार्केट। बट द अदर इंटरेस्टिंग थिंग कमिंग टू योर पॉइंट इज दैट अभी रिसेंटली अगर आप लास्ट 3-4 साल देखें या रिलेटिव वैल्यूएशन देखें, अभी ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इसने नहीं किया है। कई कारण थे। पिछले साल आपको पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स डिड नॉट डू वेरी वेल। यस, क्रेडिट साइकिल नीचे जा रही थी, एनपीएस का इशू था, बैलेंस शीट का क्लीनअप का इशू था, और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी जो कैपेक्स साइकिल है जो एक्सपेक्टेड है शुरू होगी, वो अभी शुरू नहीं हुई है। तो उस हिसाब से अगर आप आज का फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट देखें, कई ये सब जो कारण है ये सब अपने वैल्यूएशन में भी रिफ्लेक्टेड है। तो अगर यही फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को अगर हम सरोगेट मान के चलें, उसका अगर आप पी रेशियो देखते हैं तो आज ये 20 से 25% सस्ता है देन इट्स ओन लॉन्ग टर्म एवरेज। अगर इसका लॉन्ग टर्म एवरेज 22.5% होता था, आज ये करीब 18 साढ़े 18 टाइम्स पे मिल रहा है। तो अगर आपको ओवरऑल मार्केट मेजर्ड थ्रू द पी ऑफ द इंडेक्स अगर आपको थोड़ा सस्ता लग रहा है तो डेफिनेटली वन वुड से कि ये महंगा मार्केट नहीं है। अब आते हैं कि आगे जाके इसके क्या कारण हो सकते हैं ग्रो करने के। तो पहली चीज़, अगर आप जो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर को देखें, बैलेंस शीट्स आर वेरी क्लीन राइट नाउ, कैपिटल एडिक्वेसी इज़ वेरी वेरी हेल्दी। ज़्यादातर बैंक्स आप देखेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल जोन पे। एनपीएस का प्रॉब्लम अब नहीं है, दैट इज इन द पास्ट। तो क्रेडिट मार्केट जो है बैंकिंग एंड एनबीएफसी के थ्रू जो आप कैप्चर करना चाहते हैं वो काफ़ी हेल्दी है, पॉइज्ड फॉर ग्रोथ। दूसरी तरफ आप जो सेक्टरल थीम्स हैं, जो कारण है कि क्यों फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा कर सकता है, आप उस पर नज़र डालें। हमारे देश में अब जो जैम ट्रिनिटी बोलते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, उसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज में जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिली है वो अभी हमें लगता है कि वो जस्ट शुरुआत हो रही है उसकी। लास्ट 4-6 साल में ही जो अभी एक्सपेंशन हुआ है, जितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, जितने लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, आज जनधन और आधार की वजह से आपको रीच करना, आपको अकाउंट में एक्सेस करना, आपका केवाईसी करना बहुत आसान हो गया है। लोन जब पहले हफ्तों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, आजकल मिनटों में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स। क्रेडिट ब्यूरो की वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से और जैम ट्रिनिटी की वजह से, यूजेज ऑफ डिजिटाइजेशन की वजह से इंक्लूजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंक्लूजन, अच्छा, क्या ये जो जैम की थ्योरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्या इसकी वजह से कोलेटरल क्रेडिट का जो अभी कंटेम्परेरी तरीका है, बड़ा कन्वेंशनल था, उसमें बदलाव आने की संभावना है? ऑलरेडी आ रहा है। आप देखिए कि अगर आप 8-10 साल पहले जब क्रेडिट ब्यूरो नहीं थे और मैं आपको पहचान नहीं पाता था, तब आपका अंडरराइटिंग करने के लिए मुझे आपसे मिलना होता था, आपके पेपर्स देखने होते थे, फिर वो पेपर्स लेके किसी क्रेडिट ऑफिसर को देना होता था, वो अंडरराइट करते थे, तो वो पूरा लंबा प्रोसेस था। आज मैं आपको
पहचान सकता हूँ आपके केवाईसी के थ्रू, उसकी वजह से आपका क्रेडिट ब्यूरो डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी क्रेडिट वर्दिनेस तो क्या है। चूंकि जो क्रेडिट टू जीडीपी का रेशियो हम लोग देखते हैं वो हिंदुस्तान में अभी भी 80% या उससे कम होगा थोड़ा, बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमारे यहाँ लार्जली जो क्रेडिट होता है वो कोलेटरल बेस्ड है ना। तो क्या हम ये मान के चलने की एक बड़ा पैराडाइम सेक्टोरल शिफ्ट आ रहा है जो धीरे धीरे आता है लेकिन बहुत बड़ा बदलाव करता है कि अब वो फ्यूचर अर्निंग बेस्ड क्रेडिट का सिस्टम ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेल करेगा? तो ये तो अब ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है कि आपको डिजिटाइजेशन की वजह से, पहले कि आपको एक्सेस टू डेटा आपको इमीडिएटली है, दूसरा मॉडलिंग की वजह से कि आपका डेटा अलग अलग तरीके से आप एग्रीगेट करके देख सकते हैं, एआई और एमएल की वजह से कि आप उसको मॉडलिंग और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये सब को ट्रायंगुलेट करके अभी जो अंडरराइटिंग की क्वालिटी हो रही है, हमारा मानना है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटिवली उसका एक्यूरेसी बढ़ गई है रिलेटिव टू लास्ट 8-10 ईयर्स। तो एक तो ये हुआ। तो इंक्लूजन अगर आप सोचें कि एन इंडिविजुअल्स एक्सेस टू फाइनेंस, उसमें काफ़ी तेजी आई है और ज़्यादा आनी अभी बची है। बिकॉज अगर आप कोई भी पेनिट्रेशन मेट्रिक को देखें, ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, ऑल्दो वी हैव कम अ क्विक डिस्टेंस बट इट इज जस्ट स्टार्टिंग। तो आप कोई भी पेनिट्रेशन मेट्रिक देखिए, म्यूचुअल फंड्स एज अ प्रोपोर्शन टू ओवरऑल पॉपुलेशन अभी भी बहुत छोटा है, प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स एज अ प्रोपोर्शन टू ग्लोबल एवरेजेस और पॉपुलेशन अभी भी बहुत छोटा है, क्रेडिट की आपने बात ऑलरेडी करी। तो ये सब से आपको, और अगर आप दूसरा ग्रोथ रेट देखें, पिछले 4-5 साल में अगर आप डीमैट अकाउंट का ग्रोथ देखें, म्यूचुअल फंड एसआईपी का ग्रोथ देखें, तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ बची है बिकॉज पेनिट्रेशन लेवल्स आर वेरी लो। तो ये दोनों चीज को अगर आप कंबाइन करें तो इस डेकेड को देखें। विशाल जी, ये जो चूंकि सेक्टर काफी बड़ा है ये, और अब चूंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में लेके आ रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस भी, एएमसी भी, मैं तो कह रहा हूँ बैंक भी, आईटी टाइप की कंपनियां हो गई हैं। नाम मैं ले सकता हूँ ICICI बैंक, मुझे आईटी कंपनी लगती है, उसका इतना बढ़िया इंटरफेस है कि वो वैसे ही कर। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, मतलब कैसे आप चुनेंगे कि किसको हमको अपने इसमें रखना, क्योंकि एम्बिट बहुत बड़ा है ये। तो एक तो हमें ये लगता है कि अभी जो यूनिक अपॉर्चुनिटी ये है कि पहले ये वाला सेक्टर ज़्यादातर काफ़ी साइक्लिकल होता था, बिकॉज ज़्यादातर इसमें बैंक्स और एनबीएफसी मतलब लेंडिंग बेस्ड बिजनेसेस होते थे। आज अगर आप पोर्टफोलियो इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो काउंटर साइक्लिकल मतलब नॉन साइक्लिकल टू क्रेडिट जो सेक्टर्स हैं, जैसे कैपिटल मार्केट है, इंश्योरेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, फिनटेक है, जो नॉन लेंडिंग बेस्ड है, वो भी अब काफी बड़ा एक कंपोनेंट बन गया है। तो इसलिए साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल आप ऐड कर सकते हैं, उससे होपफुली स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है पोर्टफोलियो की, जैसे कि वो ज्यादा साइक्लिकल ना रहे, वो हमारी कोशिश रहेगी। दूसरा, जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो कई तरीके के आप मॉडल्स यूज कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, बट इस फंड में हमें ये लगता है कि जो 3 प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी जो हम चीज देखेंगे कि इस स्टॉक में ये चीज है कि नहीं। पहला है मैनेजमेंट क्वालिटी, परफेक्ट, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैनेजमेंट पे अगर कोई भी हमें कोई शंका है तो वो इस स्टॉक में, इस पोर्टफोलियो में नहीं आना चाहिए। मैनेजमेंट क्वालिटी, इंटेग्रिटी प्लस एग्जीक्यूशन, कि भाई एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा है अर्निंग्स विजिबिलिटी, विजिबल अर्निंग्स है कि ये बहुत ही दूर की स्टोरी है, तो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स इज वन ऑफ द अदर रीजंस टू सेलेक्ट दैट स्टॉक। और तीसरी है, हम उसके मॉडल को देखेंगे कि ये मॉडल बिजनेस मॉडल में कितना रेजिलियंस है, बिकॉज एक जो रिस्क फैक्टर इस सेक्टर को बहुत स्पेसिफिक है वो है डिस्ट्रप्शन का। राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, रेगुलेटरी चेंज भी बहुत तेजी से आ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो सकते हैं किसी का भी मॉडल। तो आपका मॉडल में रेजिलियंस कितना है, ये तीसरी चीज हम देखेंगे। जो हम पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे उसमें हम फ्लेक्सी कैप अप्रोच रखेंगे, मतलब ना तो लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, जो कमा के दे, जिसमें विजिबिलिटी है वो देखेंगे। एक्टिवली मैनेज करेंगे इसको। ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो होगा, जहां ग्रोथ देखेगी उसको हम ज्यादा वेटेज देंगे, नॉट वैल्यू, ग्रोथ। और इन सब आई थिंक ये जो स्टाइल है, इससे हमें लगता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप अप्रोच
बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, नॉट अ टॉप डाउन मैक्रो अप्रोच, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, इसकी वजह से एंड अ रिलेटिवली काउंटर साइक्लिकल मॉडल पोर्टफोलियो विच विल मेक श्योर दैट उतना ज्यादा इसमें वेरिएबिलिटी नहीं हो जितनी की नॉर्मली इस सेक्टर में आ सकती है। परफेक्ट। तो विशाल जी से चर्चा में जारी रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दो चीजें उन्होंने कही बहुत इंटरेस्टिंग, एक डिसरप्शन जो कि हर सेक्टर में आ रहा है, चाहे वो कन्वेंशनल मेथड से आ रहा हो चाहे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो, और दूसरा क्या क्वांटिटेटिव मेथड भी इसमें अप्लाई होगा क्योंकि उसकी वजह से जो ह्यूमन बायस और इमोशंस हैं वो बाहर हो जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज बातचीत हो रही है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज के एनएफओ के बारे में जो खुला हुआ है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेगमेंट की तमाम कंपनियों में ये निवेश किया जाएगा। विशाल जी हमारे साथ है। विशाल जी, दो चीजें हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताई, ब्रीफली इसको समझाई। एक तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एक बहुत बड़ा आने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर में, विदाउट नेमिंग यू नो इट, ठीक है। दूसरा, क्या क्वांटिटेटिव मेथड भी आप लगाएंगे क्योंकि उससे ह्यूमन बायस बहुत कम हो जाता है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि कमाई होनी चाहिए, ग्रोथ वाले स्टॉक चाहिए मेरे को, इस स्टॉक ने पैसा बना के दिया तो ये है, जब मुझे लग रहा है निकल जाए तो उसको निकाल देंगे हम, ये नहीं कि हमने शादी कर ली इसको रखे ही रहना है किसी, वो लगाएंगे आप? नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें अर्निंग्स विजिबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो अगर हमें और हमारे एनालिस्ट को लगता है कि भाई इसमें कमाई दिख रही है एंड रीजनेबली स्टेबल है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हाई है, तो उस स्टॉक्स को हम देखेंगे। दूसरा, क्योंकि ये अनकंस्ट्रेन्ड अप्रोच है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इतना लार्ज कैप लेना है, इतना मिड कैप लेना है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास ज़्यादा है, जिससे कि आपको जो आपका नेट है वो ज़्यादा वाइड कास्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें से होपफुली अच्छी कंपनीज पिक कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन उसका जैसे मैंने कहा ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें हम वेरिएबिलिटी या वॉलेटिलिटी ना आने दें। डिस्ट्रप्शन जो पॉसिबल है इस सेक्टर में, इसीलिए जो दूसरा, जो तीन मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स, और तीसरा चीज़ ये है कि बिजनेस मॉडल आपका। बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस मॉडल में हम ये देखना चाहेंगे कि क्या क्या डिस्ट्रप्शन पॉसिबल है और इस कंपनी और इस इंडस्ट्री में उस डिस्ट्रप्शन का क्या इम्पैक्ट होगा। करेक्ट। तो वो आप अपने फोरकास्ट में जनरली बिल्ड करेंगे कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसमें अर्निंग्स ऊपर या नीचे कितनी जा सकती है, उतना आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। तो ये तीन चीज इसलिए हमें लगता है कि ये प्राइमरी तीन चीजें हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा मानना यह है कि बैंकिंग या फाइनेंशियल बिजनेस बैंकिंग नहीं है बल्कि वो रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है कि आप कितने अच्छे से अपने बिजनेस में जिसको आप पैसा दे रहे हैं उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और उसके रिस्क को अगर आप मैनेज कर ले रहे हैं तो बढ़िया पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा देना पैसा लेना बीच का मार्जिन आपका, यही धंधा है। और अगर इसको आप बढ़िया से रिस्क मैनेज कर लें। लेकिन ये तो हो गया बिजनेस साइड से। अब जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं जिनको इसमें पैसा लगाने का मन हो रहा है, उनकी रिस्क प्रोफाइल भी एक होती है ना, हम अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस फंड में किस तरीके के रिस्क प्रोफाइल लोगों को लगाना चाहिए पैसा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीरज जी, एंड ये सेक्टरल फंड है। करेक्ट। तो सेक्टरल फंड में नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका पहला फंड या इक्विटी फंड ये नहीं होना चाहिए, सेक्टरल फंड नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ये फंड जो थोड़े सीजन्ड इन्वेस्टर्स है उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए सेक्टरल फंड मतलब आप एक सेक्टर पे ओवरवेट जा रहे हैं, राइट। तो आप नहीं तो मार्केट, अगर आप बेस समझें कि निफ्टी 500 मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वो बेस है। अगर आप एक सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं थ्रू दिस फंड, तो आप उस सेक्टर में ओवरवेट जा रहे हैं। आप ओवरवेट इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगले 5, 8, 10 साल में इस सेक्टर में जो ब्रॉड मार्केट है उससे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, इसलिए आप वहां ओवरवेट जा रहे हैं। तो वो ये सब चीजें जो थोड़ा सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं। इसीलिए मैंने वो आपसे पहले एक्सप्लेन करा लिया था कि इस सेक्टर पे आप बुलिश क्यों हैं, क्योंकि जब आप बुलिश होंगे तभी सेक्टर में आएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए कोई अगर आपके निवेशक हैं जो उनको लगता है कि अगले 8-10 साल में जो ट्रेंड आप देख रहे हैं आपके सामने है, आप यूपीआई यूज करते हैं, आप आजकल, अब तो फ्रांस में भी होगा, सब जगह हो रहा है। अच्छी डेवलप कंट्रीज अब इंडिया से सीख रहे हैं कि कैसे आप, मोदी ने कह दिया फ्रांस में यूपीआई मॉडल में अभी आईफिल टावर में कोई यूपीआई यूज कर रहा है। तो ये सब जब चीजें हो रही हैं आपके देश में हो रही हैं, तो आप इससे कैसे बेनिफिट करें। तो इंक्लूजन है, डिजिटाइजेशन है, क्रेडिट क्वालिटी, अभी जो क्रेडिट
आपको जो साइकिल आ रही है अभी, जो अभी मैन्युफैक्चरिंग और जितने प्रोजेक्ट्स अभी जो अनाउंस हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस डेकेड में इन सब का बेनिफिट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, विच इज द डोमिनेंट सेक्टर इन सर्विसेज, विच इज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, वहां होना ही है, तो आप ये इसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरी चीज है, वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है, सस्ता है देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। तो उन इन्वेस्टर जो ये सब समझ सकते हैं उनको यहाँ आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। सेक्टर में जैसे आपने कहा जो नॉर्मल रिस्क होता है वो तो है ही, बट जो एडिशनल रिस्क यहाँ पे ये है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, डिस्ट्रप्शन का रिस्क है, रेगुलेट, दिस इज अ वेरी हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर। 3-4 अलग अलग रेगुलेटर्स अलग अलग पार्ट ऑफ द मार्केट को रेगुलेट करते हैं, अपॉइंटमेंट तक में रेगुलेशन है। तो रेगुलेटरी रिस्क यहाँ ज्यादा हो सकता है, और कोई भी सेक्टर में मैक्रो रिस्क तो हमेशा रहता ही है। तो ये सब आपको रिस्क ध्यान रख के करना है। इसलिए अगर आप कोई सेक्टर फंड में आते हैं, आपको पूरी की पूरी साइकिल सोच के आना है। अगर आप 5 साल से कम सोच रहे हैं तो मुझे लगता है नहीं आप सोचिए। अगर उससे लंबा सोच रहे हैं तो फिर तब आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई आप कोई सेक्टर फंड में ओवरवेट पोजीशन लें। बिल्कुल। तो ये 10 जुलाई को खुला था, 24 जुलाई तक ये NFO ओपन है। और बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दी है विशाल जी ने कि अगर आपका पहला फंड है तो आपको इसको थोड़ा दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैच्योर और सीजनड इन्वेस्टर के लिए है कि एक सेक्टर पे आप ओवरवेट हो रहे हैं। आप किसी भी फंड को ले लेंगे, आप अल्ट्रा कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप, मिड कैप, सब में फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। आप प्योरली फाइनेंशियल में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत बुलिश हैं और आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं। और इस शो के जरिए भी हमने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि आप इस फंड में आ रहे हैं तो इसमें करिए। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हो रहा है, इस सेगमेंट में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और बहुत गेन्स भी होने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूं। तो विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरे फंड को समझाने के लिए। दर्शकों, आप लोगों ने देखा, अगर आप समझते हैं इस सेक्टर को, आपका मन कर रहा है और आपके पास पैसे हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही इस फायदेमंद फंड में। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक और नए फंड के साथ हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।